तो पिछले वीडियो में हमने पहले पैराग्राफ को और अर्नस्ट मायर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में डिस्कस कर लिया था। तो हम लाइन बाय लाइन व्हाट इज लिविंग वाले टॉपिक को इस वीडियो में ख़त्म करेंगे। तो शुरू करते हैं। व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग वी कन्वेंशनली लुक फॉर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जब हम लिविंग की बात करते हैं, यानी कि कोई चीज़ अगर हम कहते हैं कि ये लिविंग है, ठीक है, ये जीवित है, ठीक है, तो हम कुछ ऐसे डिस्टिंक्टिव यानी कि कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो लिविंग शो करते हैं या कुछ ऐसे विशेष कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि फीचर्स देखते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। ठीक है, अगर हम अपने मन में अभी सोचें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या होता है, तो हमारे दिमाग में आएगा कि ये सांस लेता है, देख सकता है, भाग सकता है, चल सकता है, ये सब चीज़ें आएंगी। पर एनसीईआरटी ने कुछ अलग हटके चीज़ें दे रखी हैं। ठीक है, तो क्या है? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट एंड माउंट अ सुटेबल रेस्पॉन्स come to our mind immediately as unique features of living organisms। ठीक है, ये चीज़ें जो नॉर्मली लोगों के दिमाग में नहीं आएंगी ये सोच के, फिर भी ये एनसीईआरटी कह रही है कि आपको इमीडिएटली यही चीज़ें, क्योंकि साइंटिफिक वे में तो हम साइंटिफिक वे में पढ़ना है ना हमें। तो जैसे कि ग्रोथ है, ये आप चाहें तो एक नोट्स बना सकते हैं इसके बगल में बुक के। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट एंड माउंट अ सुटेबल रेस्पॉन्स। ठीक है, ये लिखेंगे, 3 फीचर्स हो गए, नीचे और भी दिए हुए हैं। तो ग्रोथ यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं, जैसे कि हम छोटे से थे और इतना ग्रो कर गए। रिप्रोडक्शन, लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं। एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट, लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने एनवायरमेंट को सेंस कर सकते हैं और एक सुटेबल रेस्पॉन्स दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि सर्दी लगती है तो हम जो है गर्म कपड़े पहनते हैं, तो हमारे अंदर कैपेबिलिटी है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कैपेबिलिटी है कि वो सीजन को, एनवायरनमेंट को, इन सब चीज़ों को, चेंजेस जो हो रहे हैं एनवायरनमेंट में उन्हें सेंस कर सकते हैं। आगे इसके और भी चीज़ें एग्जांपल्स पढ़ेंगे हम। ठीक है, जैसे प्लांट्स में जो डे लेंथ है उसको वो सेंस करते हैं। बहुत से प्लांट्स में फ्लावरिंग उसी से कंट्रोल्ड होती है। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, और भी कुछ फीचर्स हैं, ठीक है, जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, जैसे कि मेटाबॉलिज्म है, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट है। तो ये 3 फीचर तो ऊपर हो गए। फिर 4th मेटाबॉलिज्म हो गया, 5th एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, 6th सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंटरैक्ट एंड इमर्जेंस। ठीक है, ये हो गया। तो ये आपके इतने सारे फीचर्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हैं। ये आगे इन्होंने ये इस टॉपिक में यही डिस्कस कर रखे हैं। तो 2 चीज़ें नहीं जिनके बारे में डिस्कस कर रखा है, वो है एक तो सेल्फ ऑर्गेनाइज। सेल्फ ऑर्गेनाइज का मतलब हो गया कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने आप में ही ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। कोई एक्सटर्नल एजेंसी तो हमें ऑर्गेनाइज नहीं कर रही है ना, हम खुद ही ऑर्गेनाइज्ड हैं। ठीक है, और सेल्फ रेप्लिकेट यानी कि सेल्फ रेप्लिकेट का मतलब हो गया फॉर्मिंग अ कॉपी। ठीक है, तो जैसे कि सेल्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं और अपने जैसे 2 सेल्स बना लेते हैं। ठीक है, तो ये सेल्फ रेप्लिकेशन का एग्जांपल हो गया। और डीएनए भी जो है वो सेल्फ रेप्लिकेशन शो करता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट जो उन्होंने फीचर लिया है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो लिया है, कैरेक्टरिस्टिक लिया है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो है ग्रोथ। ठीक है, तो इन्होंने कोई ग्रोथ की हेडिंग नहीं डाली है, तो सीधे ग्रोथ स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ग्रोथ शो करते हैं। ठीक है, तो अब ग्रोथ भी 2 तरीके से होती है, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। तो ग्रोथ 2 तरीके से होती है, इंक्रीज इन मास यानी कि मास बढ़ना। ठीक है, जैसे कि हम छोटे होते हैं फिर बड़े होते हैं, इतने बड़े हो जाते हैं, तो वो इंक्रीज इन मास हो गया। और इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स यानी कि जैसे कि सपोज बैक्टीरिया है। ठीक है, बैक्टीरिया में जो है अगर हम कहें कि बैक्टीरिया की ग्रोथ हो गई है इसमें, ठीक है, तो बैक्टीरिया की ग्रोथ से हमें क्या मतलब होता है कि बैक्टीरिया का नंबर बढ़ गया है, उसका साइज तो नहीं बढ़ता है ना, नंबर ही बढ़ता है ना। तो ग्रोथ जो है 2 तरीके से होती है, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर। ओके, अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म
ग्रोज बाय सेल डिवीजन। एक मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ग्रोथ होती है वो सेल डिवीजन की वजह से होती है। सेल डिवाइड करते जाते हैं और ग्रोथ होती जाती है। ठीक है, जैसे कि हम छोटे थे और हम इतने बड़े हो गए तो हमारी ग्रोथ कैसे हुई है? हमारी ग्रोथ हुई है सेल डिवीजन से। ठीक है, इन प्लांट्स दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर्स कंटिन्यूअसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। प्लांट्स में जो है वो ग्रोथ जो सेल डिवीजन से होती है ये उनके लाइफ स्पैन मतलब पूरे लाइफ स्पैन में ग्रोथ होती रहती है। ऐसा नहीं है कि प्लांट्स की ग्रोथ जैसे कि हमारी ग्रोथ एक स्टेज पे आके रुक जाती है, जैसे कि हाइट जो है फिर उसके बाद नहीं बढ़ती है एक सर्टेन एज के बाद। तो प्लांट्स में ऐसा नहीं है। प्लांट्स में क्या है कि ग्रोथ जो है वो होती रहती है थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। जब तक वो जिंदा रहते हैं उनकी ग्रोथ होती रहती है। ठीक है, in animals this growth is seen only up to a certain age। जैसे कि मैंने बताया कि एनिमल्स में जो ये ग्रोथ होती है वो एक सर्टेन एज तक ही होती है। ठीक है, एक सर्टेन एज तक ही तो हम ग्रो करते हैं, उसके बाद तो ये तो नहीं है कि जिंदगी भर हम ग्रो करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। However, cell division occurs in certain tissues to replace lost cells। हालांकि क्या होता है कि कुछ टिश्यूज ऐसे होते हैं जिनमें सेल्स का लॉस जो है होता रहता है और इसकी वजह से सेल डिवीजन होता है जिससे कि उन सेल्स को, उन लॉस सेल्स की भरपाई करी जा सके। जैसे कि हमारे जो आरबीसीज होते हैं वो जो हैं वो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा जिंदा रहते हैं, उनका एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन होता है और उसके बाद वो आरबीसीज जो हैं कंटिन्यूसली बनते रहते हैं। या फिर जैसे सपोज हमें चोट लग जाती है तो हमारी मतलब स्किन वहाँ से गड़बड़ हो जाती है, हमारी स्किन जो है वो स्क्रैच लग जाता है, स्किन हट जाती है अगर जैसे चोट लग जाती है तो फिर वो ग्रोथ हो जाती है। एक कुछ टाइम लगता है, फिर वो ग्रोथ हो जाती है जिससे कि उसको इंजरी को हील किया जा सके। ठीक है, तो सेल डिवीजन जो है सर्टेन टिश्यूज में होता है मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में जब ग्रोथ उनकी कंप्लीट हो जाती है। तो लेकिन फिर भी कुछ टिश्यूज ऐसे होते हैं जो लॉस्ट सेल्स के रिप्लेसमेंट के लिए सेल डिवीजन शो करते हैं। ठीक है, यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो ग्रो बाय सेल डिवीजन। यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स में भी सेल डिवीजन से ग्रोथ होती है। ठीक है, मल्टी सेलर में भी सेल डिवीजन से ही ग्रोथ होती है, यूनिसेलर में भी। वन कैन ईजिली ऑब्जर्व दिस। लेकिन यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म की यहाँ जो ग्रोथ हो रही है सेल डिवीजन से वो उनका नंबर बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, तो उनका नंबर बढ़ रहा है, उससे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ रहा है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया बढ़ रहा है ग्रोथ से। ठीक है, वन कैन ईजिली ऑब्जर्व दिस इन विट्रो कल्चर्स बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप। ठीक है, इन विट्रो कल्चर्स का मतलब यहाँ क्या हो गया? इन विट्रो कल्चर्स का मतलब होता है जैसे कि हम किसी टेस्ट ट्यूब में, किसी ग्लास की डिश में हम जो है ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करते हैं, कल्चर करते हैं, तो वो हो गया इन विट्रो कल्चर। तो अगर हम माइक्रोस्कोप में देखें, ठीक है, तो वो सेल नंबर बढ़ जाता है। ठीक है, बैक्टीरिया को हम जैसे ग्रो करें और फिर माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करें तो हम देखेंगे कि उनका नंबर बढ़ गया है। ठीक है, In majority of higher animals and plants, growth and reproduction are mutually exclusive events। तो अब हमने ये देखा कि यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में जो है वो ग्रोथ हो रही है। उस ग्रोथ का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स का बढ़ना। ठीक है, तो एक तरीके से यहाँ पे जो ग्रोथ है और रिप्रोडक्शन है वो एक ही चीज़ है। ठीक है, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, सेल डिवीजन वो एक ही चीज़ आ गई। ठीक है, और जो है इन मेजोरिटी ऑफ हायर एनिमल प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, हायर एनिमल्स और प्लांट्स में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन वो अलग अलग इवेंट्स हैं, इनका कोई आपस में लेना देना नहीं है। ग्रोथ अलग होती है, ग्रोथ का मतलब ग्रोथ अलग होती है और रिप्रोडक्शन अलग होता है। ठीक है, वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ। ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया। ठीक है, वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज बॉडी मास का बढ़ना ग्रोथ माना जाता है। ठीक है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो ग्रो इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज अ क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ। देखिए अब यहाँ पे एक ट्विस्ट आ गया। अभी तक तो हम ये पढ़ रहे थे कि ग्रोथ जो है एक प्रॉपर्टी है, एक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे ये कह रहा है कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी ग्रो करते हैं अगर हम बॉडी मास ही ले रहे हैं।
अगर हम बॉडी मास को ये क्राइटेरिया ले रहे हैं ग्रोथ का, तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी ग्रो कर रहे हैं। कौन से नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स? जैसे कि माउंटेन्स, बोल्डर्स एंड सैंड माउंट्स डू ग्रो। माउंटेन्स मतलब पहाड़, बोल्डर्स यानी कि लार्ज रॉक्स, और सैंड माउंट्स का मतलब हो गया रेत के टीले। ठीक है, ये भी ग्रो करते हैं। कैसे ग्रो करते हैं? कि इनके जो सरफेस पे डिपोजिशन होता रहता है और इसकी वजह से ये ग्रो करते हैं। जैसे कि आप कूड़े का ढेर भी ले सकते हैं। कूड़े का पहाड़ है, ठीक है, कूड़े का पहाड़ जो डंपिंग ग्राउंड्स होते हैं वहाँ पे कूड़ा डंप करते रहते हैं, तो वो भी तो ग्रो होते रहते हैं। ठीक है, मास बढ़ता रहता है उनका भी, तो वो भी तो ग्रोथ हो गई ना। However, this kind of growth exhibited by non-living objects is by accumulation of material on the surface. लेकिन ये जो ग्रोथ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में हो रही है, ये उनके सरफेस पे कोई डिपोजिशन हो रहा है मटेरियल का। ठीक है, जैसे रेत के टीले हैं, उन पर रेत डिपॉजिट होती जा रही है, तो वो उनका जो है वो साइज बढ़ रहा है। ठीक है, उनमें ग्रोथ हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ अंदर से कोई चीज हो रही हो, सब बाहर ऊपर की तरफ से ग्रोथ हो रही है। ठीक है, सरफेस पे उनके चीजें डिपॉजिट हो रही हैं, इसकी वजह से ग्रोथ हो रही है। जैसे कूड़े का ढेर है, उसके ऊपर आप कूड़ा डालते रहो तो वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ ऐसे नहीं होती है। ठीक है, बाहर से कोई चीज डिपॉजिट नहीं हो रही है, उनकी ग्रोथ अंदर से होती है। ठीक है, अंदर से सेल डिवीजन हो रहा है, सेल्स बढ़ते जा रहे हैं और ग्रोथ होती जा रही है। ग्रोथ therefore cannot be taken as a defining property of living organisms। तो देखो यहाँ पे क्या है कि हमने देखा कि नॉन लिविंग में भी ग्रोथ हो रही है। ठीक है, तो ग्रोथ को हम एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कह सकते लिविंग ऑर्गेनिज्म की, क्योंकि ये नॉन लिविंग में भी दिखती है, एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी से यहाँ मतलब क्या होगा कि वो प्रॉपर्टी जो कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही होगी। ठीक है, एक्सेप्शन नहीं होगा उसका। और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब हो गया कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं लेकिन एक्सेप्शन हो सकता है, जैसे कि ग्रोथ। और डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का मतलब हो गया कि ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही होगी, ये एक्सेप्शन नहीं है इसका। ठीक है, तो ग्रोथ क्योंकि एक्सेप्शन है, नॉन लिविंग में भी हो रही है, तो ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, conditions under which it can be observed in all living organisms have to be explained, and then we understand that it is a characteristic of living systems। ठीक है, इसका कोई इम्पोर्टेंट मतलब नहीं है, लेकिन बता देती हूँ कि ग्रोथ किन कंडीशंस में हो रही है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ये हमें एक्सप्लेन करके ही पता लगेगा कि ये एक कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग सिस्टम्स का। ठीक है, अ डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो। एक डेड ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करता, तो ये तो कोई इम्पॉर्टेंट बात नहीं है, तो सभी को पता है कि डेड ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करता। ठीक है, कभी कभी एनसीईआरटी इतना स्पेसिफाई कर देती है चीज़ों को कि एक डेड ऑर्गेनिज्म को भी बता रही है कि ग्रो नहीं करता। ठीक है, लेकिन कभी कभी बिल्कुल ही चीज़ें मिसिंग होती हैं, जैसे कि हेडिंग्स मिसिंग हैं, चीज़ें बीच बीच में मिसिंग होती हैं काफ़ी, तो ये एक एनसीईआरटी का फीचर है, क्या किया जाए इसका। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा टॉपिक। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट था कि ग्रोथ जो है वो दो तरीके से होती है, इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। ओके, और प्लांट्स में ग्रोथ हमेशा होती रहती है, उनके लाइफ स्पैन थ्रू आउट लाइफ स्पैन होती रहती है। एनिमल्स में एक सर्टेन एज तक होती है। ठीक है, और लेकिन कुछ टिश्यूज हैं जो कि ग्रो करते जो जिनमें ग्रोथ होती है टू रिप्लेस लॉस्ट सेल्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म दोनों ही सेल डिवीजन से ग्रो करते हैं। ठीक है, हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यानी कि इनका कोई आपस में लेना देना नहीं है, अलग अलग चीजें हैं। और ग्रोथ एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में भी दिखती है। ठीक है, ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है, और बस डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मैंने बता दिया कि ओनली इट इज़ फाउंड ओनली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो अब आ गए रिप्रोडक्शन पे। ठीक है, रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। रिप्रोडक्शन भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक कैरेक्टरिस्टिक है। अब देखना ये है क्या ये डिफाइनिंग फीचर है कि नहीं। ठीक है, in multicellular organisms reproduction refers to the production of progeny
possessing features more or less similar to those of parents। ठीक है, ये तो सभी को पता है कि रिप्रोडक्शन जो है उसमें जो प्रोजेनी आती है वो अपने पेरेंट्स से मिलती जुलती होती है। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि जो ह्यूमन बींग्स हैं तो उनका जो बेबी होगा वो ह्यूमन ही होगा, ठीक है, और डॉग का बच्चा डॉग ही पैदा होगा। और दूसरा सिमिलैरिटी भी होती है, बच्चे अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, रिजेंबल करते हैं, ठीक है। इनवेरिएबली एंड इम्प्लिसिटली वी रेफर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। गैमेट्स फॉर्मेशन और फ्यूजन होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। और ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मीन्स ऑल्सो, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो यूजुअली बाय पेरेंटल होता है, मतलब 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें, और गैमेट्स बनते हैं, मेल और फीमेल गैमेट, और फिर वो मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होकर जाइगोट बना लेते हैं जो कि ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है, ठीक है। ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि एसेक्सुअल मीन्स से भी रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। एसेक्सुअल मीन्स से भी रिप्रोडक्शन होता है, जैसे कि बहुत तरीके से, जैसे कि फ्रेगमेंटेशन होती है, ठीक है, बडिंग होती है, फिशन होता है, ये सारे एसेक्सुअल मीन्स हैं रिप्रोडक्शन के, ठीक है, जिसमें सिर्फ एक ही पेरेंट, सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है, ओके। फंजाई मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजिली, अब इन्होंने क्या किया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, तो वो आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। फंजाई मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजिली ड्यू टू द मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स दे रिप्रोड्यूस। तो फंजाई में कैसे होता है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्पोर्स के थ्रू होता है, ठीक है, बहुत सारी स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं ये, ठीक है। इन लोअर ऑर्गेनिजम्स लाइक यीस्ट एंड हाइड्रा वी ऑब्जर्व बडिंग, ठीक है, यीस्ट और हाइड्रा में बडिंग होती है, ठीक है। तो बडिंग में क्या होता है कि एक आउटग्रोथ डेवलप होती है और फिर वो जो है सेपरेट हो जाती है पेरेंट बॉडी से और ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाती है, ठीक है। इन प्लानेरिया फ्लैटवर्म्स वी ऑब्जर्व ट्रू रीजनरेशन, प्लानेरिया जो फ्लैटवर्म्स होते हैं उनमें ट्रू रीजनरेशन देखा जाता है। रीजनरेशन का मतलब क्या है, फिर से जेनरेट हो जाना, ठीक है। तो कैसे होता है ट्रू रीजनरेशन, क्यों है, क्योंकि फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म जो होता है रीजेनरेट करता है लॉस्ट पार्ट ऑफ दिट्स बॉडी एंड बिकम्स अ न्यू ऑर्गेनिज्म। तो इसमें क्या हो गया कि फ्रेगमेंटेशन हुआ, ठीक है, प्लानेरिया का फ्रेगमेंटेशन हुआ, और जो फ्रेगमेंटेशन होके जो फ्रेगमेंट बनता है वो पूरे ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है, वो रीजेनरेट कर देता है लॉस्ट पार्ट को और पूरे ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है, ओके। फिर उन्होंने कुछ और भी एग्जांपल्स दे रखे हैं फ्रेगमेंटेशन के। द फंजाई, द फिलामेंटस एल्गी, द प्रोटोनीमा ऑफ मॉसेस ऑल इजीली मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन। तो इनमें भी फ्रेगमेंटेशन होता है, ये सारे एग्जांपल्स हैं, प्रोटोनीमा ऑफ मॉसेस, फंजाई, द फिलामेंटस एल्गी, ठीक है। When it comes to unicellular organisms like bacteria, unicellular algae or amoeba, reproduction is synonymous with growth, that is increase in number of cells। तो ये हमने ऊपर भी पढ़ा था कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो ग्रोथ होती है वही रिप्रोडक्शन होता है। ग्रोथ, सेल डिवीजन, रिप्रोडक्शन सब एक ही चीज़ है, ठीक है। तो वो भी यही कह रहा है, व्हेन इट कम्स टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, unicellular algae और amoeba, reproduction is synonymous with growth, ठीक है। मतलब रिप्रोडक्शन का मतलब ग्रोथ ही है, ठीक है, that is increase in number of cells, okay। We have already defined growth as equivalent to increase in cell number और mass, और हम पहले ही बता चुके हैं कि ग्रोथ का मतलब क्या होता है, इंक्रीज इन सेल नंबर या फिर मास, ओके। Hence, we notice that in single-celled organism, we are not very clear about the usage of these two terms, growth and reproduction। तो single-celled organisms में हम इन 2 terms के usage के बारे में clear नहीं है, क्योंकि single-celled organisms में growth का मतलब reproduction ही हो गया, क्योंकि वो number of cells, number of organisms बढ़ रहे हैं, उनका count बढ़ रहा है, तो वो एक तरीके, वो रिप्रोडक्शन भी है और ग्रोथ भी है, सेम ही है दोनों चीज़ें, ठीक है। फर्दर देयर आर मेनी ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट रिप्रोड्यूस। अब यहाँ पे असली बात आ गई,
तो क्या रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का? फर्दर देर आर मेनी ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट रिप्रोड्यूस। ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते, जैसे कि म्यूल्स हैं, ठीक है, डोंकी और हॉर्स का क्रॉस होता है म्यूल, स्टेराइल वर्कर बीज, ठीक है, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स एक्सेट्रा। तो ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते। तो इसका मतलब क्या वो लिविंग नहीं है? नहीं, वो लिविंग हैं। ऑल दीज आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स बट दे डू नॉट रिप्रोड्यूस। ओके, तो हम रिप्रोडक्शन को भी रिप्रोडक्शन ऑल्सो कैन नॉट बी एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हम रिप्रोडक्शन को भी एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं कह सकते लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, क्योंकि ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते। तो डिफाइनिंग फीचर तो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होना चाहिए ना, ठीक है। ऑफ कोर्स नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग और रेप्लिकेटिंग बाय इटसेल्फ, ठीक है, लेकिन कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो है वो रिप्रोड्यूस या रेप्लिकेट नहीं कर सकता अपने आप। तो ऐसा नहीं है कि रिप्रोडक्शन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में होता है, पर ऐसे ये लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक है, पर ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है, क्योंकि ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो उसे रिप्रोडक्शन नहीं करते, ठीक है। तो अब रिप्रोडक्शन भी हो गया। अब हम आएंगे तीसरे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ पे, जो है मेटाबॉलिज्म। ओके, अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म। तो अब हम आ गए मेटाबॉलिज्म पे, हम इसको डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि ये एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है कि नहीं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ केमिकल्स। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स केमिकल्स से बने हैं, ठीक है। These chemicals, small and big, belong to various classes, sizes, functions, etc., are constantly being made and changed into some other biomolecules. तो अब इसको समझ लो, हम लोग सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हम लोग सब जो है केमिकल्स से बने हुए हैं, ठीक है। जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, और कैसे है, जैसे आप सेल का ही ले लो, अगर सेलुलर लेवल पे देखो तो जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें आपको मिल जाएंगे प्रोटीन्स, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जब आप स्टडी करोगे तो आपको उसमें मिल जाएंगे प्रोटीन्स, लिपिड्स होंगे, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। उसके अलावा ये जो केमिकल्स वो बता रहे हैं तो वो छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, और ये इनके डिफरेंट क्लासेस, जैसे कि मैंने बताया कि प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं। तो अब आप सेल के अंदर चले जाओ, न्यूक्लियस में अगर देखो तो क्या है, डीएनए मिल जाएगा आपको। डीएनए रैप्ड होता है हिस्टोन प्रोटीन्स की मदद से, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड्स हैं। तो ये बहुत तरीके की क्लासेस हैं, साइजेस हैं, फंक्शंस हैं, अलग अलग फंक्शंस हैं डिफरेंट केमिकल्स के। अच्छा, ये केमिकल्स जो हैं ये बता रहे हैं कॉन्स्टेंटली बीइंग मेड एंड चेंज इनटू सम अदर बायोमॉलिक्यूल्स। अब देखिए हमारी बॉडी में बहुत तरीके के रिएक्शंस चलते रहते हैं। देखिए जैसे सपोज ग्लूकोज से ही एनर्जी निकालनी है बॉडी को, ठीक है, तो ग्लूकोज को ही कितने चीज़ों में चेंज कर करके कितने कन्वर्जन्स हो जाते हैं। ग्लाइकोलाइसिस पाथवे आपने पढ़ेंगे आप, तो उसमें आपको पता लगेगा कि कितने चेंजेस होते हैं ग्लूकोज के अंदर, फिर जाके उसमें एनर्जी निकलती है, ठीक है। तो दीज कन्वर्जन्स आर केमिकल रिएक्शंस और मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ठीक है। इन जो हमारी बॉडी में ये जो जितनी भी ये रिएक्शंस हो रही हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकरिंग साइमल्टेनियसली इनसाइड ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हमारी मतलब ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर हों, चाहे वो मल्टी सेलुलर हों, सबकी बॉडी में हजारों तरीके की मेटाबॉलिक रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस चल रही होती हैं, ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारी बॉडी में इतनी तरीके की रिएक्शन चल रही हैं, ठीक है। डाइजेशन चल रहा है, उसमें दसियों तरीके की चीज़ें चल रही हैं, कहीं एंजाइम सिक्रीट हो रहा है, कहीं ब्रेक डाउन हो रहा है, तो कहीं कोई प्रोडक्ट निकल के आ रहा है, तो फिर उसका फर्दर वो एक रिएक्शन सीक्वेंस में एंटर कर रहा है। तो बहुत सारे तरीके की मेटाबॉलिक रिएक्शंस हमारी बॉडी में
और सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में चलती रहती हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे वो मल्टी सेलुलर हो। ओके, ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई एंड माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। तो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, माइक्रोब्स हो, उन सब में मेटाबॉलिज्म होता है। द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है कि वो जो सारी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो रही हैं वो सारी मेटाबॉलिज्म है। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट्स मेटाबॉलिज्म। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में मेटाबॉलिज्म नहीं होता। ठीक है, ये बिल्कुल सीधी बात है कि भाई मेटाबॉलिज्म सिर्फ लिविंग में ही होता है, नॉन लिविंग में नहीं होता। ठीक है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम। अगर हम कोई टेस्ट ट्यूब ले लें, वहाँ पे हम कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन करके दिखा सकते हैं। ठीक है, सेल फ्री सिस्टम्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सेल नहीं है, कोई लिविंग चीज नहीं है, हम एक टेस्ट ट्यूब में करके दिखा रहे हैं रिएक्शन को। ऐसा पॉसिबल है कि हम मेटाबॉलिक रिएक्शन को टेस्ट ट्यूब में करके दिखा सकते हैं। एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्ड इन अ टेस्ट ट्यूब इज नीदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। रिएक्शन टेस्ट ट्यूब में हो रही है वो ऐसी रिएक्शन है जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है। ठीक है, तो ना तो हम इसको लिविंग कहेंगे ना ही नॉन लिविंग कहेंगे। ठीक है, हैंस वाइल मेटाबॉलिज्म, तो हमने ये देख लिया ऊपर कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट मेटाबॉलिज्म शो नहीं करते और सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेटाबॉलिज्म शो करते हैं। तो हम मेटाबॉलिज्म को क्या कह सकते हैं? इट इज़ अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विदाउट एक्सेप्शन। तो इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डिफाइनिंग फीचर है, यानी कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स इसको शो करते हैं और जो नहीं शो करते वो नॉन लिविंग है, सीधी सी बात है। तो मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग फीचर है। Isolated metabolic reactions in vitro are not living things but surely living reactions। ठीक है, तो हम ये जो metabolic reactions हम टेस्ट ट्यूब में करा रहे थे, तो उनको हम जो है वो living तो नहीं है, ना ही हम पूरी तरह से नॉन लिविंग कह सकते हैं, पर हाँ वो हम कह सकते हैं लिविंग रिएक्शंस हैं। ठीक है, लिविंग रिएक्शंस कहेंगे उन्हें। ठीक है, Hence, cellular organization of the body is the defining feature of life forms। तो ये कह रहा है एंड में, ये बोल्ड पॉइंट से लिखा हुआ है कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो सेल्स से बनी हुई है बॉडी, ये डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। क्योंकि अगर आप मल्टी सेलुलर को देखें तो वो भी सेल्स से बने हुए हैं, यूनिसेलुलर को देखें तो वो भी सेल्स से बने हुए हैं। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, और सेल्स जो हैं वो बहुत सारे फंक्शंस और प्रोसेसेस कैरी आउट करते हैं जिससे हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस होते हैं। तो मेटाबॉलिज्म भी जो है वो दो तरीके का होता है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म में वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस आती हैं जिनमें सिंथेसिस हो रही है मॉलिक्यूल्स की, जैसे कि प्रोटीन्स की सिंथेसिस हो रही है अमाइनो एसिड्स से। ओके, तो कैटाबॉलिज्म क्या है? लार्ज मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर वंस। ठीक है, जैसे कि ब्रेक डाउन ऑफ शुगर इनटू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू लिबरेट एटीपी। ठीक है, तो एनाबॉलिज्म ए से याद करो, एनाबॉलिज्म मतलब एडिशन, यानी कि सिंथेसिस हो रही है। कैटाबॉलिज्म काट दो, कैटाबॉलिज्म काट दो मतलब यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है। तो ऐसे याद रखो इसको। तो अब आगे चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और इंस्टा पे आप मुझे यहाँ फॉलो भी कर सकते हैं। गाइस, वीडियो थोड़ा लंबा होता जा रहा है, इसलिए मैं जो रिमेनिंग पार्ट है वो पार्ट 3 में अपलोड करूँगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए जिससे कि नोटिफिकेशंस मिलते रहें। बाय बाय, टेक केयर।